वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो कि पिछले वीडियो में हमने जो पोम कंप्लीट की थी ऑन किलिंग अ ट्री। हमने इस पोम को अच्छे से समझा है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा पोम को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपने एनालिसिस किया होगा। तो आज जो है, आज की वीडियो में हम उसी पोम के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपने पोम को अच्छे से समझ लिया होगा और आप क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है हमारा, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाओगे और समझ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो डियर स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्गर प्रोसेस, डू यू एग्री? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। एक ट्री का ग्रोथ होना, एक ट्री का बड़ा होना, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्गिंग प्रोसेस। लेकिन पॉइंट के कहने का मतलब है, लेकिन इस ट्री को काटना इससे भी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब कि जितना टाइम एक ट्री को बड़ा होने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम उसको काटने में लगता है। डू यू एग्री? तो अब हमसे क्वेश्चन है, क्या हम इससे एग्री करते हैं? क्या हम पॉइंट्स, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि क्या हम आप लोग सहमत हैं कि ट्री को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? तो समझते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या है। हाँ, किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्गर प्रोसेस दैन इट्स ग्रोथ। जैसे आपने, जब हमने पोम को पढ़ा था तो पहले ही आउटलाइन समरी में मैंने आपको समझाया था। तो किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। जो एक ट्री को काटना ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बल्कि लॉन्गर प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। देन इट्स ग्रोथ, किससे? इसकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ग्रोथ होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना काटने में लगता है। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट कट बाय अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैसे मैंने आपको पहले फॉर्म में समझाया था, ये इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये जो ट्री को काटना होता है, ये ऐसा नहीं होता कि हमने बस कुल्हाड़ी उठा दी, हमने चाकू उठा दिया, एक बार कर दिया ट्री पे तो बात ख़त्म, ट्री काट गया। नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? बिकॉज हाँ, इट ग्रोज कंज्यूमिंग द अर्थ and it's uprooted from the inside the earth, which turn back the tree and long time to cut it again. असल में होता क्या है? असल में इसलिए मुश्किल होता है, इट ग्रोज कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि ये जो ट्री बड़ा होता है ना, इसने अर्थ को कंज्यूम किया होता है। एंड इट्स अपरूटेड फ्रॉम द इनसाइड। तब ये ख़त्म हो जाएगा जब उसको अपरूट करेंगे, ज़मीन से उखाड़ कर फेंक देंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि हमने उसको ख़त्म किया है। और इसको ज़मीन से निकालने के लिए, उसको अपरूट करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है, वी शुड से दैट वी आर एग्री, हम एग्री हैं कि ट्री को काटना बहुत ज़्यादा लॉन्गर प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है वो है, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। हमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जो एक ट्री होता है, जो इसकी ग्रोथ होता है, ये कैसी इसकी ग्रोथ होती है, फिर ये बड़ा बन जाता है, जो इसका एक्चुअल साइज़ होता है फुल साइज़ में आता है। तो हमें उन वर्ड्स को लिस्ट करना है, हमें उनको बताना है कि इसकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है कि आपको ये बताना है, जो ट्री होता है जब उसके फुल साइज़ में आता है, जब ये बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के लिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, हमें वो समझानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम समझते हैं, देखते क्या कहता है। आंसर हमारा रहेगा, हाँ, द ट्री ग्रो स्लोली। ये जो ट्री होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। ठीक है, कैसे ग्रो होता है? बाय कंज्यूमिंग द अर्थ, ये अर्थ को कंज्यूम करता है। ठीक है, इट्स फैट बाय द अर्थ्स क्रस्ट एंड द ईयर्स ऑफ सनलाइट, आयर एंड वाटर। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमने पोम में पढ़ा है, ये जो ट्री होता है इसने अर्थ को कंज्यूम किया होता है, और ना जाने कितने सालों से ये जो ट्री है इसमें इसने क्या कंज्यूम किया होता है? ईयर्स ऑफ सनलाइट,
ये सनलाइट इसमें होती है, एयर होता है इसमें, वाटर होता है उसमें। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमारे ट्रीज होते हैं ये हमारे अर्थ के किस वाले लेयर पे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट लेयर, जो ऊपर वाली लेयर जो क्रस्ट होती है उसी पे ये ट्रीज होते हैं, ठीक है। हाँ, द सजेस्ट वर्ड्स ऑफ द ट्रीज लाइफ एंड एक्टिविटीज आर। तो अगर अब हमें वो वर्ड्स मांगे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि सजेस्ट उन वर्ड्स को आप सजेस्ट करो, उन वर्ड्स के बारे में हमें बताओ, तो वो वर्ड्स ये हैं कि सजेस्ट वर्ड्स ऑफ द ट्रीज लाइफ एंड एक्टिविटीज। जैसे ट्री बड़ा होता है, जो ट्री की लाइफ होती है असल में, तो उसे क्या होता है, कंज्यूमिंग होता है, ये कंज्यूम करता है, राइजिंग होता है, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग, ठीक है, जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, ठीक है। इसी तरह से स्प्राउटिंग, जैसे इसके लीव्स आते हैं वो खिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जैसे मैंने आपको समझाया था, जब हम किसी ट्री को काटते हैं तो उसमें से वो रस निकलता है, जैसे सेब वो निकलता है, तो वो ब्लीडिंग, मानो कि जिस तरह से इंसान की स्किन में कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, इन द सेम वे जब हम किसी ट्री पे मारते हैं तो वहाँ से वो रस निकलना, दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ द ट्री। वी शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हाँ, इसी तरह से स्क्रोचिंग एंड चॉकिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने इसमें देखा कि इसमें क्या क्या होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें इसने अब्जॉर्ब की होती हैं, ठीक है। जैसे फिर हम कहते हैं कि हमें उसको क्या क्या करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है वो है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द ब्लीडिंग पार्क्स, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। क्वेश्चन है हमारा, ये जो पोइट कहता है ना ब्लीडिंग बाग, इससे क्या मतलब है, ठीक है। पोइट का इससे क्या मतलब है, पोइट ने इसमें कहा था ब्लीडिंग बाग, याद है हमने पॉम में पढ़ा है ब्लीडिंग बाग। हमें वो समझाना कि ये क्वेश्चन हमें पूछता है कि पोइट को इससे क्या मतलब था ब्लीडिंग बाग, व्हाट एक्चुअली ब्लीडिंग बाग इज, ठीक है। व्हाट मेक्स इट ब्लीड, और क्या चीज़ है जो उसको ब्लीड बनाता है, जिसको मतलब जो मतलब खून ही करता है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या रहेगा। जो हमारा आंसर है इसमें वो है, द बार्क इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो बार्क होता है ना, ये मानो कि ये होता है ट्री का आउटर लेयर, जिस तरह से इंसान की स्किन होती है ना, ठीक उसी तरह से ट्री का एक हिस्सा होता है जो उसकी आउटर स्किन होती है, उसको हम कहते हैं बार्क, ठीक है। हाँ, when द ट्री इज कट, जब हम ट्री को काटते हैं, इस बाग को काटते हैं, देयर इज अ लिक्विड सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ द ट्री। वहाँ एक लिक्विड सब्सटेंस आती है, जिसमें मैंने आपको पहले कहा था कि वो रस जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ए सैप, ठीक है, जिसको हम सैप कहते हैं, रस मीन्स वही होता है, ठीक है। द आउटर लेयर इज जस्ट लाइक ए स्किन ऑफ द ह्यूमन बींग, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो ट्री की आउटर लेयर होती है, ये जो बाहर वाली लेयर होती है, ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे इंसानों की स्किन होती है। इसलिए अगर स्किन में कट लग जाता है ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ से खून आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम किसी ट्री को मारते हैं, किसी ट्री पे वार करते हैं, चाहे कुल्हाड़ी से करे, चाहे चाकू से करे, चाहे और किसी चीज़ से करे, तो आपने रियलाइज़ किया होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ से वो रस निकलता है, वहाँ से वो सेप निकलता है, ठीक है। तो वो रस मीन वो ट्री का ब्लड होता है, ठीक है, वो ट्री का ब्लड होता है। तो इसी तरह से यहाँ ये समझाने की कोशिश करता है, व्हेन द ट्री इज कट, जब ट्री को काटते हैं, द सेप कम्स आउट जस्ट लाइक ए ब्लड कम्स आउट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जब हम इस ट्री को काटते हैं तो उसमें से रस बाहर आता है, बिल्कुल वैसे ही आता है जब इंसान के स्किन पे कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन द सेम वे जब हम किसी ट्री को काटते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान के स्किन से ब्लड निकलता है, जो रेड ब्लड होता है, और जो ट्री होता है इसका ब्लड माना गया, ये जो इसमें से रस निकलता है, ये जो इससे वो सैप निकलता है, ठीक है। In this context, the poet wants to imply that just like humans, trees also have life and they get hurt when they are being cut down. तो इसमें हमें शायर अब कहना क्या चाहता है, इसमें अब पोइट हमें सिंपली यही कहना चाहता है कि बिल्कुल जिस तरह इंसानों की ज़िंदगी होती है, जिस तरह इंसान को अगर वार किया जाएगा, इंसान को मारा जाएगा, वो हर्ट होता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, वो जो बिल्कुल जैसे इंसान के साथ होता है ना, तो बिल्कुल हमें पोइट ये समझाने की कोशिश करता है कि बिल्कुल ट्री के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। जब उसको हम काटते हैं, उसको कट डाउन करते हैं, तो बिल्कुल इस ट्री के साथ भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो कह रहा है कि द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई।
देखो हमने पोम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको अभी भी याद होगा जो इसमें थर्ड स्टैंजा था, तो इसमें जो पॉइंट था ना उसने वर्ड यूज़ किया था पहले नो, ठीक है। तो शायर हमें आप क्वेश्चन हमें वही पूछता है, द पॉइंट सेज, ये जो पॉइंट है उसने कहा नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा के फर्स्ट में पॉइंट ने यूज किया है नो। व्हाट डज इट सिग्निफाई, इससे क्या मतलब बनता है, ये क्या दिखाता है, ठीक है, क्या दर्शाता है। तो चलो आंसर देखते हैं हमारा उसका। तो आंसर है इसका सिंपल बिल्कुल। इन द थर्ड स्टेंजा, ये जो थर्ड स्टेंजा है, द पॉइंट सेज दैट द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज हैज जस्ट बीन फिनिश्ड येट it will grow again in its original size. It has to be pulled out from its roots. जैसे हमने तब भी मैंने आपको कहा था जब हम पोम को पढ़ रहे थे, मैंने को तभी कहा था कि पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि अगर आपने कुल्हाड़ी उठाई, अगर आपने चाकू उठाया, अगर आपने कोई ऐसा हथियार उठाया, आपने किसी ट्री पे वार किया और उसको काट डाला, बात ख़त्म, तो आपने कहा ये कट गया, नो, दैट्स वाई पॉइंट सेज नो, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेंजा में पॉइंट कहता है नो नो, ठीक है। इट्स योर मिसकंसेप्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने ट्री को कट डाउन किया है, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ये अभी हमने कट नहीं किया। तो यही हमें क्वेश्चन अब समझाता है। देखो आंसर है इन द थर्ड स्टेंजा, जो हमारा तीसरा स्टेंजा है, द पोएट सेज दैट द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट। मतलब कि अगर आपने ट्री को कट किया, वो बस आपने आपने एक बार किया, ट्री ख़त्म, इसे नहीं होता। पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं अभी हमने ट्री को ख़त्म नहीं किया, अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर इट विल ग्रो अगेन इन इट्स ओरिजिनल साइज। पॉइंट कहता है अगर आपने इसको ऐसे ही रहने दिया, इफ़ यू लेफ्ट इट अनचेक्ड, अगर आपने इसको ऐसे ही रहने दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको अपरूट नहीं किया, जड़ से नहीं उखाड़ा, तो एक दिन आ जाएगा, ठीक है, इट विल ग्रो अगेन इन इट्स ओरिजिनल साइज। एक दिन आ जाएगा ये फिर से अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, पढ़ा ना हमने पोम में। तो हाँ, इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स रूट्स, ठीक है। तो काटने से ख़त्म नहीं होगा, इसलिए पॉइंट ने नो कहा, ठीक है, इसने कहा नो, इस तरह से ट्री ख़त्म नहीं होगा। फिर क्या करना होगा, इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स रूट्स, हमें उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना होगा, इसको अपरूट करना होगा, पुल्ड आउट करना होगा। देन वी कैन से दैट वी हैव फिनिश्ड द ट्री, वी हैव कट द ट्री क्लियरली, ठीक है, कम्प्लीटली, तब हम इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है व्हाट डज पॉइंट मीन बाय द अर्थ केव। क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछना चाहता है कि पॉइंट ने वर्ड यूज़ किया है अर्थ केव, ठीक है। पॉइंट ने यूज़ किया है यहाँ पे एक फ्रेज अर्थ केव। तो क्वेश्चन हमें ये पूछता है ये अर्थ केव से क्या मतलब है, ये पॉइंट इसमें असल में कहना क्या चाहता है, ठीक है। पॉइंट कहना क्या चाहता था कि उसने यूज़ किया है अर्थ केव, ठीक है। तो चलो समझते हैं पॉइंट क्यों कहता है अर्थ केव। हमने अच्छे से पढ़ा है पोम में, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पोम इसलिए पॉइंट इसलिए कहता है अर्थ केव क्योंकि जो हमारा ट्री होता है उसने वहाँ पे एक गुफा बनाया होता है अपनी जगह पे, तो दैट्स वाई पॉइंट यूज द वर्ड अर्थ केव। लेकिन आंसर हम देखते हैं, चलो चलते हैं। आंसर हमारा क्या है, द अर्थ केव इज अ प्लेस इन विच द रूट ऑफ ए ट्री स्टेज फॉर मैनी ईयर्स टू गो, ठीक है। क्या कहता है, ये जो अर्थ केव है ये एक प्लेस है, ये वो जगह है जिसमें जो ट्री होता है उसने अपने रूट्स को स्टे किया होता है, ठीक है। मतलब हमें समझना इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत सालों से, कई सालों से, ना जाने कितने सालों से जो ट्री होता है इसके जो रूट्स होते हैं वो इस ज़मीन के अंदर होते हैं, वो इस अर्थ के अंदर होते हैं। दैट्स वाई जो पॉइंट है उसके कहने का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ पे रूट्स होते हैं ना, जहाँ पे इस ट्री ने अपनी जगह बनाई होती है, दैट्स कॉल्ड अर्थ केव। उसने पॉइंट को कहा ये वो जगह है जहाँ पे ट्री ने अपने लिए गुफा बनाया है, अपनी जगह को बनाया है, अपने जो इसके रूट्स होते हैं उनको मतलब कि अपने ज़मीन में जहाँ पे एडजस्ट किया है, दैट्स कॉल्ड अर्थ केव अ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट उसको अर्थ केव कहता है ताकि जो ट्री होता है उसने अपनी जगह को वहाँ पे बना लिया होता है, ठीक है। हाँ, इन दिस पॉम द poet wants to say that the roots of the tree are deeply rooted into the ground, in the ground, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, ये जो पोम है ना, इसमें पॉइंट ये कहना चाहता है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं
उन्होंने डीपली रूट किए होते हैं, अपनी डीपली रूटेड मतलब इन द ग्राउंड, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये कहना चाहता है कि ये जो ट्री होता है इसने बिल्कुल मजबूती और बिल्कुल गहराई में अपनी जड़ों को मजबूत किया होता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। हाँ, इसीलिए अर्थ क्या कहता है। फिर once again poet wants to say that it has to be pulled with complete strength to bring it out। तो फिर से हमें पोइट ये कहता है कि इसने बिल्कुल गहराई में अपनी जड़ों को मजबूत किया होता है, तो इसलिए इन जड़ों को उखाड़ने के लिए वो शुड पुल्ड आउट, हमें इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा, हमें कंप्लीट इसकी पावर को ख़त्म करना होगा। असली स्ट्रेंथ जो इसकी होती हैं, जो इसका असली सोर्स होता है, जैसे हमने पॉम में पढ़ा था वो रूट्स होते हैं, तो उन रूट्स को हमें अपरूट करना है, पुल्ड आउट करना है, देन वी कैन से दैट वी हैव किल्ड द ट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन किल अ ट्री। पोइट, अब पोइट के मुताबिक क्वेश्चन हमें कहता है कि पोइट के मुताबिक वो कौन सा चीज़ है, ऐसा क्या है जैसे हम ट्री को ख़त्म कर सकते हैं। पोइट कैसे कहता है कि हम ट्री को ख़त्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू पोइट, पोइट के मुताबिक कैसे हम एक ट्री को ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं पोइट क्या कहता है। तो हमारा आंसर जो है, पोइट हमें कहता है कि पोइट कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के कहने के मुताबिक किलिंग ए ट्री इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक ट्री को काटना, एक ट्री को ख़त्म करना ये बिल्कुल ईजी टास्क नहीं है। जैसे हमने पहले ही कहा, इट्स नॉट ए लॉन्ग प्रोसेस बट इट्स ए लॉन्गर प्रोसेस, ठीक है। हाँ, जस्ट कटिंग डाउन इट्स ट्रंक वॉन्ट कट इट कम्प्लीटली। वंस अगेन पॉइंट हमें कहता है बस ऐसे ही कुल्हाड़ी उठाई, पौधे पे मार दी, ट्री पे मार दी, बात ख़त्म, वो कट गया, नो, ठीक है। इट्स ऑफ नो यूज़, ये किसी काम का नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हमने ट्री को ख़त्म किया है, हमने ट्री को कट किया है, लेकिन इस तरह से ट्री बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो फिर ट्री कैसे ख़त्म हो जाएगा। टू किल द ट्री इट्स रूट्स इज़ टू बी पुल्ड आउट। तो फिर क्या होगा, एक ट्री को ख़त्म करने के लिए हमें एक काम करना होगा, वो शुड अपरूट इट्स रूट्स, हमें इसकी जड़ को उखाड़ना होगा। वो शुड पुल्ड आउट इट्स रूट्स, हमें इसकी रूट्स को बिल्कुल बाहर निकालना होगा। जब रूट्स को, जब हम उसको जड़ से उखाड़ेंगे तब ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, देन इट हैज़ टू बी रूट। जैसे पोम में हमने पढ़ा है, पोइट ने कहा इसमें हमें रस्सी बांधनी होती है, रोप्ड, ठीक है, रस्सी बांधनी होती है, टाइड, इसको बिल्कुल मजबूती से बांधना होता है। एंड पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स केव, और इसको अपनी सी गुफा से, ज़मीन से बाहर लाना होता है। आफ्टर दैट इट इज़ हार्डनेड, उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ना है। ट्विस्टेड, जब ये बिल्कुल ट्विस्ट ना हो जाए, विदर्ड, जब तक ये मुरझा ना जाए। एंड देन इट्स किल्ड कम्प्लीटली, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वी हैव किल्ड द ट्री कम्प्लीटली, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वी कैन नॉट अपरूट द ट्री, ठीक है। जब तक हम ट्री को अपरूट नहीं करेंगे, पुल्ड आउट नहीं करेंगे, ठीक है, टिल दैट वी कांट से दैट वी हैव किल्ड द ट्री कंप्लीटली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई थिंक इट्स लास्ट वन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है हाउ डू यू फाइंड द स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पोइट इन द पोम। रीड द पोम वंस अगेन। आपको क्या लगता है, हाउ डू यू फाइंड द स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पोइट इन द पोएम। ये जो पोइट होना, इसका क्या स्टाइल था पोम में, वो असल में पोम में कहना क्या चाहता है, वो पोम में हमें क्या मैसेज देना चाहता है, वो पोम में मतलब कि पोम में कैसी स्टाइल थी पोइट की। जो पोइट की स्टाइल थी ना, जैसे कि जब हम पोइट्री को पढ़ते हैं तो पोइट्री में कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो तो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, हमारी राइम स्कीम होती है, या इसी तरह से कोई राइम वाइम होती है, या फिक्सड स्टेंजा होता है, कोई खास पैटर्न होता है। तो ये इसके कहने का मतलब है कि हमने जो स्टाइल थी इस पोम की, तो इस पोम की क्या स्टाइल थी, जो पोइट ने इस पोम में दी वो क्या स्टाइल थी, उसमें क्या कैसे था। तो देखते हैं आंसर हमारा है। आंसर है देयर इज़ नो स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पोइट इन द पोएम। ये जो पोएम है इसमें पोइट ने अपनी कोई भी स्टाइल इन्वॉल्व नहीं की थी। नीड, अच्छा, देयर इज़ नीदर एनी राइम स्कीम, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा राइम स्कीम होती है, या ऐसा कुछ मतलब कि रैम स्कीम हो सकती हैं, या लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। तो एक देयर इज़ नीदर एनी राइम स्कीम, ना ही इसमें कोई राइम स्कीम है, नॉर एनी फिक्स्ड स्टेंजा पैटर्न इन द पोम, ना ही कोई फिक्स्ड स्टेंजा पैटर्न है, ठीक है। ये जो अनक्लिंगेटरी पोम है इसमें ना ही कोई फिक्स्ड स्टेंजा पैटर्न है, और ना ही हमने इसमें कोई राइम स्कीम देखी है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। बस हाँ,
तो चलो इस तरह से हमारा जो ये इसके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप यू एंजॉय द क्लास। तो dear students, don't forget to share, subscribe and like my channel. I hope you enjoyed the video. Best of luck.